नमस्कार। चलिए, आज हम हिंदी के एक शौर्य गीत की बात कर रहे हैं। ये पंक्तियां आपने सुनी होंगी। बूंदे लोहर बोलो के सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये गीत शौर्यपूर्ण गीत है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, कवयित्री हमारी, जिन्होंने ये काव्य लिखा वीरों का कैसा हो वसंत। ये शीर्षक है। चौहान, वे भी चौहान है, तो आज चौहान की बात करते हैं कि ये काव्य पंक्ति आपने सुनी होगी कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है मत चुके चौहान। ये प्रमाण दे रहे कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, इतनी ऊंचाई पर ये सुल्तान बैठे हुए हैं, तो मत चुके चौहान। तो ये पंक्तियां चंद बरदाई ने रची थी। चंद बरदाई जो उनका अनुचर था, उनका साथी था, उनके साथ ही रहता था। ये पृथ्वीराज चौहान की बात है। 17 बार चढ़ाई में, युद्ध में ये पृथ्वीराज चौहान ने घोरी को हराया था और अंतिम बार वह पकड़ा गया। 17 बार तो जाने दिया था, उसे भागने दिया था, क्योंकि ये राजपूत है, निहत्थ होकर कभी वार नहीं करते। जब पकड़ा गया तो दरबार में उसे लाया जाता था, उसकी आंखें चली गई थी और उपहास करते थे सब दरबारी उनकी। तब एक दिन स्पर्धा हुई, स्पर्धा रखी थी घोरी की, तीरंदाजी की स्पर्धा। तो पृथ्वीराज ने चाहा वह भी उसमें भाग ले, शामिल हो, तो पहले तो मना कर दिया था। लेकिन चंद बरदाई ने कहा कि एक राजा है, तो राजा को दूसरे राजा की बात माननी चाहिए। तो दरबार में लाया गया और अंध होकर भी उसने तीर चलाया और सुल्तान घोरी को मार दिया। लेकिन ये काव्य के कारण चंद बरदाई उसकी प्रशंसा में, उसकी बिरदावली गाते गाते ये पंक्ति कही है उसने पृथ्वीराज रासो की रचना की है, चंद बरदाई। तो ये पंक्ति कही उसने कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है अब मत चुके चौहान। तो ये पंक्ति सुनकर अंध होकर भी उसने निशाना ले लिया, निशाना साध लिया। तो ऐसे कवि थे हमारे। तो यहां जो बात करनी है, वीरता की बात करनी है। भारत में अनेक वीर हुए। अब वीर है, बहादुर है, लड़ने के लिए जाते हैं ये शूरवीर। तो युद्ध में तो कुछ भी हो सकता है। मातृभूमि की रक्षा के लिए उनको शहीद भी होना पड़ता है। तो वीरों का कैसा हो वसंत, ये प्रश्न उठाकर ये कवयित्री हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान, जो लक्ष्मण सिंह चौहान की पत्नी है और भारत के स्वतंत्र संग्राम में भी उन्होंने भाग लिया था, खास करके असहयोग आंदोलन में वो शामिल हुई थी। तो ऐसी स्वतंत्र सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्होंने ये वीरों का कैसा हो वसंत ऐसा काव्य लिखा है, गीत लिखा है, शौर्य गीत, शूरवीरता भरा गीत। चलिए हम ये काव्य की बात करते हैं कि भाई वीरों का कैसा हो वसंत। पहले तो आपके पाठ्य पुस्तक में ये जो शीर्षक लिखा है, उसके बाद ये प्रश्नार्थ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पूछा गया कैसा हो वसंत, तो ये होना चाहिए। नहीं तो पहले तो प्रश्नार्थ कर लीजिए। दूसरी बात, ये साहित्य स्वरूप की शौर्य गीत है, सुभद्रा कुमारी चौहान को वहां लिखा है कवयित्री। तो यहाँ वसंत की बात है, वसंत ऋतु। तो वसंत तो हमें मालूम है कि वसंत ऋतु में नए नए फूल खिलते, नए नए पत्ते आते, चारों ओर खुशनुमा ऋतु है, चारों ओर हरियाली है, खुशनुमा छा गई है। ऐसे वातावरण को वसंत के फागुन महीने में ये वसंत खिलती है। तो वीरों का कैसा हो वसंत, ये शूरवीरों की बात है, बहादुरों की बात है। चलिए काव्य देखते हैं कि इसमें ये कहती है शूरवीरता की बात, कि शूरवीरता को प्रोत्साहित करती हुई ये काव्य में कहती है कि भाई वीरों का कैसा हो वसंत। ये प्रश्न किया और
कहती है आगे कि आ रही हिमालय से पुकार। हिमालय भारत का उत्तर सरहद, उत्तरीय सरहद जो है भारत की, उसकी रक्षा करने वाला हिमालय। हिमालय हमारे रक्षक हैं। तो हिमालय की ओर से पुकार आ रही है, इसका मतलब यही है कि भारत की उत्तर दिशा से शत्रु या दुश्मन आ रहे हैं। प्राचीन काल से ऐसा ही हो रहा है कि उत्तर दिशा से आक्रमण ज्यादा हुआ है। उत्तर पश्चिम दिशा जो है वहां से ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए, वहीं से आए। तो हिमालय से पुकार आ रही, वहीं जाना है, वहीं हमारे देश की रक्षा के लिए जाना है। आ रही है हिमालय से पुकार। आज हिमालय के आसपास ही हमारे दुश्मन, पाकिस्तान हो या चीन, तो आ रही है हिमालय से पुकार कि वे वीरों का कैसा हो वसंत है, उदती गरजता बार बार। देखिए ये उदती जो है ये गरजता है, बार बार गरजता है उदती। तो गरजना वही करता, उदती यानी समुद्र। दरिया, सागर, रत्नाकर, सिंधु, ये सारे समानार्थी शब्द हैं समुद्र के, उदती के। तो उदती बार बार गर्जना करके पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि भाई वीरों का कैसा हो वसंत। देखिए कि आ रही हिमालय से पुकार, हिमालय से भी ये पुकार आ रही है कि भाई वीरों का कैसा हो वसंत। दक्षिण में, भारत की दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। देखिए देश की सरहद जहां जहां तक फैली हुई है उस दिशाओं की बात, उत्तर दिशा की बात हो गई, हिमालय की बात हो गई, अब हिंद महासागर की बात हो रही है कि ये उदती भी गरज गरज कर बार बार पूछ रहा है, गरजता है बार बार। प्राची पश्चिम भू नभ सब अपार। प्राची और पश्चिम ये चारों दिशाओं की बात हो चुकी है। देखिए सबसे पहले उत्तर यानी हिमालय की बात हो गई, ये उत्तर की बात हो गई। अब दक्षिण की बात हो गई, उदती यानी सागर, हिंद महासागर की बात हो गई। अब प्राची यानी पूर्व, प्राची का अर्थ होता है पूर्व, और पश्चिम। तो ये चारों दिशाओं की तो बात हो गई, लेकिन दिशाएं तो कितनी है? दिशाएं तो कुल 10 दिशा ऐसा माना जाता है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो हम जानते ही हैं, 4 मुख्य दिशा। इसके अलावा नैऋत्य, वायव्य, अग्नि, ईशान, ये 4 जो कोण है ये भी दिशा 8 हो गई। 8 के बाद धरती और आकाश 10 दिशा हो गई। तो ये 10 दिशाओं की बात हो रही है, एक उत्तर या दक्षिण की बात नहीं हो रही है। यहाँ कवियत्री बता रही है कि सबसे पहले हिमालय की बात की है, यानी उत्तर दिशा की बात हो रही है। ये उत्तर दिशा पूछ रही है, हिमालय पूछ रहा है, पुकार रहा है। और इसके बाद उदती यानी समुद्र जो है गरजता है बार बार, वह भी पूछ रहा है। इसके बाद प्राची और पश्चिम, प्राची यानी पूर्वी दिशा और पश्चिम दिशा भू नभ अपार। भू यानी जमीन, धरती, ये भूमि, और नभ यानी आकाश, गगन, व्योम। तो ये भू नभ अपार सब पूछ रहे, सब बार बार पूछ रहे। क्या पूछ रहे हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत। अब शूरवीर है, बहादुर है, उनका वसंत कैसा। तो हमारे यहां वसंत में तो सब खिल जाते हैं, उल्लासपूर्ण वातावरण होता है, होली भी आती है, एक दूसरे से रंग छिड़कते हैं। तो ये तो रंगारंग त्योहारों का मौसम है वसंत।
तो वीरों का वसंत कैसा, वो कैसे खेलते हैं? तो वीरों का वसंत कैसा हो, ये प्रश्न कर रहे हैं, ये दसों दिशाओं प्रश्न कर रहे हैं। कौन कौन पूछ रहा है कि वीरों का कैसा हो वसंत? इसका उत्तर भी ये सब पूछ रहे हैं। हिमालय पूछ रहा है, उदती यानी समुद्र पूछ रहा है, प्राची यानी पूर्व दिशा पूछ रही है, पश्चिम दिशा पूछ रही है, भू यानी जमीन भूमि पूछ रही है, जमीन पूछ रही है, और नभ यानी आकाश भी पूछ रहा है कि वीरों का कैसा हो वसंत। तो चलिए देखते हैं वीरों का कैसा हो वसंत। तो फूलों सरसों ने दिया है रंग, फूलों सरसों ने, सरसों ये यहां तो कम होती है सरसों, सरसों की भाजी और मक्की की रोटी, ये तो उत्तर भारत की खाना है, उनकी रसोई। तो सरसों, उन्हें उनके पीले पीले फूल लगते, ये पीले पीले फूलों से लदा हुआ पूरा खेत सुंदर दिखता। तो ये सरसों जो है उसके फूलों ने रंग दिया, पीला रंग दिया। तो फूलों और सरसों के फूलों ने रंग दिया है, और वधु वसुधा ये पुलकित अंग अंग, ये हमारी वधु वसुधा, वसुधा वसु यानी लक्ष्मी, और धा यानी धारण करने वाली। तो जिसमें लक्ष्मी भरी पड़ी हुई है वह वसुंधरा, इसे वसुंधरा भी कहते हैं, वसुधा भी कहते हैं, अवनी भी कहते हैं। भूमि भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं, भू भी कहते हैं, नीला भी कहते हैं, पृथ्वी भी कहते हैं। इसे धरती भी कहते हैं। तो बहुत सारे समानार्थी शब्द है इसके। तो ये वसुधा जो यानी वसु लक्ष्मी, लक्ष्मी को धारण करने वाली, उसके गर्भ में लक्ष्मी भरी पड़ी हुई है, बहुत सारी लक्ष्मी है। गैस है, पेट्रोलियम है, सोना है, चांदी है, लोहा, कई धातु उनको प्रश्रय मिला है, वहां बनती है, खजाना है। हम सबसे धनवान तो हमारी माता है, धरती माता, उसकी बात होगी, उससे हम पोषण प्राप्त करते हैं, उसके कारण उसकी गोद में हम जीवित हैं। वह नहीं होती तो हमारा जीवन असंभव। तो ऐसी धरती माता यानी वसुधा, ये वसु, उसकी बात हो रही है कि सबसे पहले फूलों सरसों ने दिया है रंग, और इसके बाद कौन आया है, देखिए, मधु लेकर आ पहुंचा है अनंग, मधु लेकर आ पहुंचा है अनंग, अनंग यानी कामदेव। मधु का अर्थ तो शराब भी होता, अनंग, अनंग यानी कामदेव। ये मधु लेकर आ पहुंचा है। ये शूरवीर है, जो वीर है, बहादुर है, उनको मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए, शहादत का नशा चढ़ाने के लिए, मानो मधु लेकर आ पहुंचा है अनंग। इसके बाद ये वसुधा की बात हो रही है कि वधु वसुधा, उसका पुलकित अंग अंग, वधु वसुधा, वसुधा यानी धरती, धरती ने वधु का रूप लिया, मानो वह सजी हुई है। वसंत ऋतु में पूरी धरती सज जाती है फूलों से, नए नए पत्ते, नए नए फूल खिलते, एक नया रूप धारण कर लेती,
जैसे वर्षा के दिनों में भी होता है, वर्षा के दिनों में हरियाली छा जाती है, मानो ये हरी ओढ़नी ओढ़ली हो पूरी धरती माता। तो वैसे ही वसंत ऋतु में नए नए फूल खिले, स्फूर्तिमय वातावरण होता है, ज्यादा ठंड नहीं होती, गर्मी भी अभी शुरू नहीं हुई। तो ये अनुकूल वातावरण है, वसंत ऋतु खुशनुमा ऋतु है। तो मानो वधु वसुधा उसका पुलकित अंग अंग, उनका प्रत्येक अंग अंग का अर्थ यही होता है, प्रत्येक अंग उसका पुलकित हो रहा, उत्साहित हो रहा, प्रत्येक अंग यानी पूरी धरती माता। उसमें तो कई सारा समुद्र है, पहाड़ है, नदियां है, झरने हैं, जंगल है, ये सब कुछ मानो पुलकित हो रहा, उत्साहित हो रहा, उसका प्रत्येक अंग अंग मानो पुलकित हो रहा। और है वीर वेश में किंतु कंत यानी स्वामी पति, वीर वेश में। प्राचीन काल में योद्धा ये शूरवीर लड़ने जाते थे, तब उनकी पत्नियां उसे पीले वस्त्र पहनाते थे, केसरिया करने मानो जाना है, केसर लगाती थी उनके शरीर पर, इनके कारण उनके वस्त्र भी पीले हो जाते थे। तो ये स्वामी उसका कंत, उसका पति है वीर वेश में, यानी पीले वस्त्र, केसरिया वस्त्र धारण किए, वस्त्रों पर भी केसर लगाया जाता, इसलिए कहते थे वह केसरिया करने जा रहा, शहीद होने जा रहा। ये केसरी रंग ये शहादत का, त्याग का, बलिदान का, समर्पण का प्रतीक है। जो हमारे राष्ट्र ध्वज है उसमें सर्वोच्च स्थान पर तो वही है, ये सूत्र है उसका, ये राष्ट्र ध्वज होता है, उसमें ऐसे रंग होते हैं कि तो ये केसरी, सफेद और हरा, केसर ये रंग है, और बीच में यहां अशोक चक्र। तो ये याद रखना है क्रम में, केसर यानी केसरी, सफेद और हरा। तो ये बलिदान का, त्याग का प्रतीक है। तो ऐसे वस्त्र ये वीरों ने धारण किए हैं, लड़ने जाना है। तो है वीर वेश में किंतु कंग, वीरों का कैसा हो वसंत। आगे देखते हैं कि बर रही कोकिला इधर तान, और मारू बाजे पर इधर गान। मारू बाजे, रणभेरी या मारू कहते हैं उस, जब युद्ध होता है तब ये बजाना पड़ता है, ये बजाते दुश्मनों को चेतावनी के स्वरूप, ये ढोल नगारे मारू, ये जो रणभेरी उसके कई नाम, ये बजाते। जैसे महाभारत का युद्ध आपने देखा है टीवी में, तो वहां शंख बजाते थे श्री कृष्ण भगवान, पंचजन्य शंख बजाते थे, युद्ध आरंभ की घोषणा करते थे। और विश्व पितामह वे भी शंख बजाते थे कि सूर्यास्त हो चुका है, शंख बजा दो तो युद्ध समाप्त हो जाए। तो ये बजाना जो है, ढोल नगारे, और ये मुगल सेना तो बड़े बड़े ढोल बजाती हुई आती, ये मानसिक, दुश्मनों को मानसिक रूप से हराने की बात। ऐसी रणभेरियां बजती है, ढोल नगारे बजते हैं, उसकी आवाज दूर दूर तक जाती है, दुश्मनों तक पहुंचती है, उनके कानों तक पहुंचती है। तो मन ही मन वे डर जाते हैं कि आवाजें आ रही, सरहद पर दुश्मन सेना आ चुकी। तो भाग जाने का उसे मौका भी देते हैं कि चलो भाग जाओ, हम आ रहे हैं। तो ये रणभेरिया जो बजती है उन सब की बात है कि यहां तो बर रही कोकिला इधर तान, और मारू बाजे पर इधर गान। कोकिला, कोकिला यानी कोयल, कोयल अपने गाने
तान देती है, टहुकार करती है, तो कोयल की ये कलरव, उनकी तान ये वसंत ऋतु में ही सुनाई देती है। कोयल की कुहू उस ऋतु में सुनाई देती है। तो तान उसकी सुनाई दे रही है इधर, और उधर मारू बाजे, इधर गान मारू बज रहे, यानी रणबेरी बज रही है। तो है रंग और रण का विदान, दोनों एक साथ साथ। इधर वसंत ऋतु है, रंगों की ऋतु है, होली का त्योहार आ, पृथ्वी में भी चारों ओर रंग छा गए। नई नई फसल है, मानो सरसों की फसल है, तो पीले पीले फूल लगे हुए, और सारी प्रकृति वृक्ष वनस्पति है, उसके नए पत्ते, नई कोपली खिली है। तो इधर वसंत ऋतु का रंग है, और उधर जहां युद्ध का मैदान है, रणभूमि है, तो दोनों एक साथ है, दोनों का विधान एक साथ है रंग और रण का विधान। और मिल में आए हो मानो आदि और अंत, मिलने आए हो, दोनों का मिलन हो रहा हो, आदि और अंत, आदि और अंत, आदि यानी प्रारंभ, शुरुआत, और अंत दोनों का मानो मिलन हो रहा है। एक चक्र पूरा होता है, आदि और अंत, एक चक्र जहां पूरा होता है वहां मिलते हैं। यहां से शुरू होता है ये चक्र, तो ये पूरा चक्र यहां भी जाता है, तो आदि और अंत दोनों का वहां मिलन होता है, यानी पूरा चक्र पूरा होता है। तो मानो एक युग समाप्त हो रहा, अंत हो रहा, फिर नहीं शुरुआत हो, तो मानो प्रलय आ रहा हो, सृष्टि का अंत हो रहा हो, मानो आदि अंत मिलने आए हो, तो वीरों का किस्सा हो वसंत। आगे कवयित्री कहती है कि कह दे अतीत अब मौन को त्याग, हे लंके तुझ में क्यों लगी आग। बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया। कहते अब मौन को त्याग कर, तू कहते बता दे, अब तू बता दे। लंके, लंके यानी लंका, श्रीलंका, जहां हनुमान जी गए थे। प्राचीन काल में सबसे पहली शायद विदेश यात्रा हनुमान जी ने की है। भारत से वे श्रीलंका गए थे, पहले विदेश यात्रा। ये पहले राजदूत है, राजदूत, इसका क्या होता है? राजा का दूत। तो ये राजदूत बनकर गए थे। राजदूत यानी एम्बेसडर, इंग्लिश में कहते हैं ना एम्बेसडर। तो ये एम्बेसडर, ये यहां वाहनों की बात नहीं हो रही। राजदूत का इंग्लिश होता है एम्बेसडर। ये दो अलग अलग वाहन है। दो पहियों वाला वाहन है राजदूत, बाइक था आज नहीं। और एम्बेसडर वह कार थी, हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रखते थे, अब नहीं उसके उपयोग में भी। तो ये राजदूत यानी राजा का दूत बनकर, भगवान श्री राम का दूत बनकर, उनका संदेश लेकर और सीता माता की खोज में हनुमान जी श्रीलंका गए थे। तो वहां अब सब जानते हैं लंका को आग लगा दी थी, सोने की लंका जलकर खाक हो गई थी। ये तो फिर से उसका सर्जन किया गया था बाद में, लेकिन एक बार तो पूरी लंका उन्होंने जला दी थी। एक अकेले राजदूत ने ऐसा कर दिखाया था, ये संदेश देना था रावण को कि हमारा एक दूत ये कर सकता है। अब हमारी पूरी सेना आ जाए, राम लक्ष्मण के साथ पूरी वानर सेना आ जाए तो लंका का क्या होगा, ये संदेश देना था। तो ये लंका को जलाया था। तो ये लंका को प्रश्न कर रहे कि हमारे वीर कैसे थे, हमारा एक ही दूत आया था वहां, तो पूरी लंका को खाक कर गया था। तो हे लंके तुझ में क्यों लगी आग, बताओ। हमारे वीर महावीर है, हनुमान जी का नाम महावीर। तो ये महावीर थे हमारे, इसलिए लंका को प्रश्न कर रहे। देखिए एक के बाद एक वीरों की बात हो रही। ये
तो प्राचीन काल के महावीर की बात हो गई। अब देखिए आगे, एक कुरुक्षेत्र, अब एक कुरुक्षेत्र, अब तो जाग जाग। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र ये हरियाणा का ये सिटी है कुरुक्षेत्र। ऐसा माना जाता है कि वहां महाभारत का युद्ध हुआ, ये युद्ध भूमि है, वहां आज नगर बस गया। लेकिन आज भी रात में कभी कभी लोगों को ये रथों के चलने की, घोड़ों को चलने की, उनके पांवों की पदचाप, सैनिकों की, हथियारों की लड़ने की चीखें भी सुनाई देती है। कभी कभी रात में वहां की भूमि में से ऐसी आवाजें निकलती हैं। आज भी ये अनुभव हुआ। विश्व का सबसे पहला और सबसे बड़ा युद्ध वही है। न भूतो न भविष्यति ऐसा युद्ध पृथ्वी पर हुआ था। उसका वर्णन सुनकर हम मानने के लिए तैयार भी नहीं होते कि इतने सारे सैनिक योद्धा वहां मारे गए थे, रक्त की नदियां बही थी। ये इतना तो हत्याकांड, इतना बड़ा, इतनी बड़ी हिंसा विश्व में कभी हुई नहीं। प्रथम विश्व युद्ध में भी नहीं हुई और द्वितीय विश्व युद्ध में भी नहीं हुई। इतनी बड़ी हिंसा हुई है। तो ये महाभारत का युद्ध जहां लड़ा गया था, उस क्षेत्र कुरुक्षेत्र जिसका नाम है, उसे कहते हैं कुरुक्षेत्र। अब तो जाग जाग। तुमने देखा तो साक्षी है कि यहां ये युद्ध लड़ा गया। तो उसमें से तू प्रेरणा ले, तू जाग, तू बता कि तेरी भूमि में क्या हुआ, कैसा युद्ध हुआ। आगे कवि कहते हैं कि बतला अपने अनुभव, अनंत अनुभव। बतला अपने, जाग कर। कुरुक्षेत्र को कवियत्री कह रही कि तू जाग जाग और बतला अपने अनंत अनुभव बतला। अनंत जिसका कोई अंत ना हो, इतने सारे अनुभव उसे प्राप्त हुए। वीरों को देखा है, वीरता को देखा है, युद्ध देखा है, भयानक युद्ध। इसलिए उसका नाम है महाभारत, क्योंकि ये महायुद्ध था। तो ऐसा युद्ध पृथ्वी पर कभी नहीं हुआ था और आगे चलकर भी ऐसा भयानक युद्ध, रक्तपात होगा भी। तो ये अनंत अनुभव उसने देखे हैं, वीरों को देखा है। इसलिए कवियत्री उससे अनुरोध करती हुई कहती है कि तुम्हारे अनंत अनुभव बतला कि वीरों का कैसा हो वसंत। तू बतला कि वीरों का वसंत कैसा होता। हल्दी घाटी के हे शिलाखंड, ए दुर्ग सिंह गढ़ के प्रचंड, राणा और ताना का कर घमंड। हल्दी घाटी, घाटी यानी दो पहाड़ों के बीच की जगह या रास्ता आज भी है हल्दी घाटी, राजस्थान। तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना, उनके बीच युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ और वीरता से लड़े थे महाराणा प्रताप। और उसका चेतक, आज भी चेतक स्मारक है वहां राजस्थान। तो ये वीरतापूर्ण युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। और दूसरा एक युद्ध का उल्लेख करती है कवियत्री कि ये हल्दी घाटी का हे शिलाखंड और ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड। सिंहगढ़ का दुर्ग, किला, उसे फतह, उसे जीतने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए तानाजी ने शहीद हो गए सिंहगढ़ को प्राप्त करने के लिए। इधर उसके बेटे की शादी हो रही थी और उधर वे सिंहगढ़ पर जीत प्राप्त करने निकले। उनकी बहादुरी, उनकी शहादत देखकर शिवाजी ने स्वयं कहा था, गढ़ आला पर सिंह केला। तो प्राप्त कर लिया सिंहगढ़ पर, जीत प्राप्त कर ली, लेकिन मेरा सिंह जैसा तानाजी चला गया। तो ये दोनों की वीरता को याद करती हुई ये कवियत्री कहती है कि हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा
ताड़ना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत है। दो जगह, दोनों जगह हल्दी घाटी और ये सिंहगढ़, दोनों जगह उनकी स्मृतियां आज भी जीवन से ज्वलंत यानी न सिर्फ भाग्य से देखने को मिले विरल, ऐसी स्मृतियां आज भी है वहां। उनकी स्मृतियां, उनकी वीरता, उनके दृश्य आज भी वहां है हल्दी घाटी में और ये सिंहगढ़ में। तो ये ज्वलंत स्मृतियां आज भी है, उसे जगाओ। ऐसी ज्वलंत स्मृतियां जो है आज फिर से जगाओ। उसे फिर उसकी जरूरत है हमारे देश को, हमारी मातृभूमि को। आज उसे फिर से जगा दो कि वीरों का कैसा हो वसंत दिखा दो आज उनकी वीरता। आगे कवियत्री कहती है, भूषण अथवा कवि चंद नहीं है, बिजली भर दे वो छंद नहीं है, और है कलम बंदी अब स्वच्छंद नहीं है। तो फिर हमें बतावे कौन हम कि वीरों का कैसा हो वसंत। ये अंत में इसकी बात, ये 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है बच चुके चौहान। वह चंद बरदाई की ये पंक्तियां उनको याद कर रही। ये चंद और भूषण जैसे आज हमारे पास कवि भी नहीं जो वीरों को प्रेरित करते हैं। उनकी पंक्तियां, उनके दोहे, उनकी बिरदावली, ये सुन सुनकर भी हमारे वीरों में नए उत्साह भर जाते थे। ऐसे उत्साह भरने वाले चंद और भूषण जैसे कवि नहीं है। तो आज हमारे पास ये नहीं है, भूषण नहीं है अथवा कवि चंद नहीं है, बिजली भर दे वह हमारे पास आज छंद नहीं है। बिजली भर दे, हमारे शरीर में बिजली जैसी स्फूर्ति भर दे, ऐसे छंदों की आज रचना भी नहीं हो रही। क्योंकि ये सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने न भूतो न भविष्यति कार्य कर दिखाया था। अंध होते हुए भी तीर चलाया था। ये शब्द बेटी बाण, यानी उन्होंने जो कहा, चंद बरदई ने गाकर सुनाया उनके महाराजा की प्रशंसा। लेकिन ये घोरी और उनके दरबारी ये समझ नहीं पाए। छंद में कहा था कि 4 बार 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है मच चुके चौहान। सुनकर उसने निशाना साधा। तो न भूतो न भविष्यति ऐसा कार्य कर दिखाया था चंद बरदाई और ये पृथ्वीराज चौहान। तो ऐसे कवि नहीं है, ऐसे छंद नहीं है हमारे पास। है कलम बंदी अब स्वच्छंद नहीं है। कलम बंदी है, कलम पर मर्यादा, उस पर लगाम कसी गई। अब स्वच्छंद नहीं है, हम कुछ भी लिख नहीं सकते। मर्यादा, सत्ता जो, सरकार जो, वह किसी को स्वच्छंद रूप में किसी तरह के लिखना उसकी परमिशन नहीं देती। अब स्वच्छंद कलम नहीं है, है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं है। फिर हमें बतलावे कौन हम के वीरों का कैसा हो। फिर हमें कौन बतलावे। ये हमारे वीरता के गीत, ये हमारी वीरता के प्रमाण अब आगे जाकर कौन बतलाए। क्योंकि कलम बंदी है, कलम पर बंदी है, मर्यादा है, उस पर अंकुश लगाया गया है। तो आगे जाकर कौन बतलाएगा कि वीरों का कैसा हो वसंत। ऐसा प्रश्न उपस्थित करती है। तो बहुत ही अच्छा काव्य था, शौर्यपूर्ण गीत है। तो इसके प्रश्न जो हैं आपकी फेसबुक में आपको लिखना है। अब कैसे लिखना है मैंने बताया है, फिर भी बता रहा हूं कि इसके जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये आपकी फेसबुक में लिखना है। और सबसे पहले फेसबुक में हेडिंग लाइन जो होती है उसमें ये काव्य का नंबर 22, काव्य का नाम वीरों का किस्सा हो वसंत, उसके पास ब्रैकेट में ये लिखना है शौर्य गीत, नीचे कवियत्री का या कर्ता का नाम लिखना है सुभद्रा कुमारी चौहान। इतना लिखकर शुरुआत करनी। इसके बाद ये जो प्रश्नोत्तर आप लिखते हैं,
खास करके परीक्षा में आपको ऐसे लिखना है, बड़े बड़े प्रश्न है, मानो विस्तार से उत्तर दीजिए, 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए, ऐसे बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर देते समय सबसे पहले आपको एक काम करना है कि सबसे पहले राइट हैंड पर ये सब लिख लेना चाहिए कि ये कृति, कर्ता और साहित्य स्वरूप, ये तीनों तो अवश्य लिखना है। ये 3 बातें लिखकर प्रश्नों के उत्तर देने, खास करके बड़े प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए उसकी बात नहीं, लेकिन 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए या 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए, वहां ऐसा करना चाहिए कि कृति, कर्ता, साहित्य स्वरूप ये राइट हैंड पर लिखे और इसके बाद नीचे से आप जवाब शुरू कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड पर ये होगा, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे, ये करना चाहिए। तो ये 3 प्रश्न करने हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए और विस्तार से उत्तर लिखिए। तो ये 3 प्रश्न आपकी फेसबुक पे करना है। ओके, क्लियर? नमस्कार।